टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका 28वां दिन है। पीछे जो क्लास है उसमें हमने स्टडी किया था प्रतिजन के बारे में, यानी एंटीजन या प्रतिजन क्या होता है। उसमें आपको बता दिया था कि एंटीजन या जो प्रतिजन होता है कोई भी बाह्य पदार्थ या रोगाणु हो सकता है। कोई भी बाह्य पदार्थ या रोगाणु एंटीजन या प्रतिजन का कार्य कर सकता है। उसमें यह भी बता दिया था कि इसका जो अणुभार की हम बात करें 6000 डाल्टन है, उससे अधिक उसका क्या होना चाहिए, अणुभार भी होना चाहिए। उसमें एक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि एपिटोप क्या है। उसमें बताया था कि एपिटोप क्या है, या उसे बोलते हैं एंटीजन निर्धारक क्या है, उसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया था। तो उसमें हमने ये देखा कि जो एंटीजन का जो संपूर्ण भाग होता है वो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया नहीं करता है। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है, यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी जो प्रतिक्रिया होती है, उसमें एंटीजन का जो संपूर्ण जो भाग होता है वो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया नहीं करता है, बल्कि उसका बहुत कुछ अंश या जो कुछ अंश होते हैं वो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करते हैं। उस अंश को क्या कहा जाता है, एपिटोप या एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। तो मैंने कहा था कि ये परीक्षा दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं आएगा, हो सकता है वहां तक कि एंटीजन निर्धारक क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतर चांसेज होता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि एपिटोप क्या है। ठीक है। इसके बाद में आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरक्षी, या इसे बोल सकते हैं एंटीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरक्षी, या फिर इसे बोल सकते हैं एंटीबॉडी। तो ये टॉपिक लिख लो, टॉपिक है प्रतिरक्षी, इसे बोल सकते हैं एंटीबॉडी, ANTIBODY, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। ठीक है ना, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि प्रतिरक्षी होता है उसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा को क्या बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ध्यान रखना कि प्रतिरक्षी का संक्षिप्त नाम या दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन ये क्या है, प्रतिरक्षी का संक्षिप्त नाम है, या फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त IG के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। किसके द्वारा, IG, I कैपिटल और G छोटा। ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, जैसे हम बात करें जो प्रतिरक्षा होती है उसके निम्न 5 प्रकार होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे आगे थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, प्रतिरक्षा के 5 प्रकार होते हैं। एक की हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन M, एक होता है इम्यूनोग्लोबिन A, एक होता है इम्यूनोग्लोबिन D, एक होता है इम्यूनोग्लोबिन E, एक होता है इम्यूनोग्लोबिन G। ठीक है ना, ये 5 प्रकार हो गए। प्रतिरक्षी की हम बात करें, प्रतिरक्षी के 5 प्रकार, या इम्यूनोग्लोबिन है उसके 5 प्रकार हो गए। इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन E और इम्यूनोग्लोबिन G। उसको याद करने का तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, MADE, मेड और G, ये याद हो गया, मेड G। ये क्या हो गया, याद करने का तरीका। इम्यूनोग्लोबिन के 5 प्रकार हो गए, मेड G। और कौन से, MADE और G हो गए 5 प्रकार। MADE और G, ये क्या हो गए, इम्यूनोग्लोबिन के 5 प्रकार हो गए। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि सर्वप्रथम जो इम्यूनोग्लोबिन जो है, या जो प्रथम उत्पाद जो बना है प्रतिरक्षी का हम बात करें, तो प्रथम बनने वाला तो क्या था, इम्यूनोग्लोबिन M। ठीक है ना, प्रथम जो बनने वाला था वो क्या था, इम्यूनोग्लोबिन M। अब एक बात करें कि जो माँ के जो दूध में जो इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, जो प्रतिरक्षी पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन A। माँ के जो दुग्ध में प्रसव क्रिया के पश्चात यदि हम बात करें, माँ का जो प्रथम जो दुगाड़ा दूध होता है उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम, या उसे क्या बोलते हैं, खीस कहा जाता है। हम बात करें कि माँ के जो प्रसव की जो प्रक्रिया होती है, प्रसव प्रक्रिया के पश्चात माँ का जो गाढ़ा जो दूध होता है उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉम या खीस कहा जाता है। और उसमें मुख्यतः कौन सी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रतिरक्षा पाई जाती है। माँ के दुग्ध में क्या पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन ए, जिससे कारण जो बच्चा होता है
उसे प्रतिरक्षी प्रदान होती है, उसे प्रतिरक्षी प्रदान हो जाती है। साथ ही उसे संपूर्ण पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। जिन पोषक तत्वों की उन्हें वृद्धि के लिए या उनके विकास के लिए आवश्यक होती है शिशु को, वो सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन ए प्रतिरक्षा जो जिसमें पाई जाती है, किसमें, दुग्ध में, माँ के दुग्ध में, उस माँ के दुग्ध के द्वारा क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें हीमोग्लोबिन जी की। यदि हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन जी, तो ये क्या करता है कि भ्रूण में जो प्लेसेंटा या जो अपरा होता है, प्लेसेंटा या अपरा भ्रूण जब होता है तो उसे पोषण प्रदान करने का कार्य और साथ में ऑक्सीजन गैस की जिसे हम बात करें वो प्रदान करने का कार्य, यानी श्वसन की प्रक्रिया में जो योगदान होता है वो किसका होता है, प्लेसेंटा या अपरा का होता है। पोषण प्रदान करने का, जो भ्रूण को पोषण प्रदान, माँ के जो बात करें गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण को जो पोषण प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो प्लेसेंटा या अपरा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, प्लेसेंटा, जैसे क्या बोल सकते हैं, अपरा, प्लेसेंटा या फिर अपरा के द्वारा किया जाता है। ये प्लेसेंटा या अपरा को जो पार करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन जी के द्वारा। ठीक है ना। अब देखो ई है हीमोग्लोबिन ए, वो किससे संबंधित होती है, एलर्जी से संबंधित होती है। हीमोग्लोबिन जी है, ई है, वो किससे संबंधित होती है, एलर्जी से संबंधित हो जाती है। ठीक है ना, यानी मास्ट कोशिका स्टेमिन है उसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, 5 प्रकार हो गए, कौन कौन से हो गए हीमोग्लोबिन के, एम, ए, डी, ई और जी, मेड जी, ये 5 प्रकार हो गए। इसमें यदि मैं आपको पूछना चाहूं कि माँ का जो दुग्ध होता है उसमें कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ए, माँ के दूध में पाया जाता है। फिर यदि मैं पूछ रहा हूँ एलर्जी से संबंधित जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सा हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन ए, जो किससे संबंधित है, एलर्जी से संबंधित है। फिर यदि ये पूछना चाहिए प्लेसेंटा को पार करके जाने वाली जो प्रतिरक्षी है या हीमोग्लोबिन है तो कौन सी है, हीमोग्लोबिन जी, तो ये शायद सही प्रकार से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन बी या आईजी भी कहा जाता है प्रतिरक्षा को शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि ये जो हीमोग्लोबिन है या जो प्रतिरक्षा होती है उसका जो निर्माण होता है, यानी प्रतिरक्षी का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा द्वारा होता है, गामा ग्लोबिन प्रोटीन के रूप में। किसके रूप में, गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है उसके रूप में, गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसके रूप में क्या होता है, इस प्रतिरक्षी का या हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखो जैसे हम बात करें कि प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन की पहचान करते हैं, साथ ही प्रतिजन को निष्प्रभावित करने का कार्य करते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा उसे निष्प्रभावित करने का कार्य करती है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसीलिए प्रतिजन से क्या करती है, क्रिया करती है। हो गया ये। यदि हम बात करें कि प्रतिरक्षी और प्रतिजन से क्रिया क्यों करती है, तो एक तो प्रतिजन को पहचानने के लिए और साथ ही यदि हम बात करें प्रतिजन है उसके प्रभाव को निष्प्रभावित करने के लिए। एक हमने पीछे पढ़ा था एपिटोप और यहाँ पढ़ेंगे हमें पेराटोप की। यदि हम बात करेंगे एपिटोप या पेराटोप, एंटीजन वाला भाग होता है वो तो क्या कहलाता है, एपिटोप। यहाँ हम पढ़ेंगे कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो किसके साथ क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है, वो क्या कहलाता है, पेराटोप कहलाता है। यानी प्रतिजन का वह भाग जो क्या करता है, किसी प्रतिजन से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, पेराटोप कहलाता है, उसे बोलते हैं पेराटोप। ठीक है ना, पेराटोप होता है वो प्रतिरक्षी का भाग है जो किससे क्रिया करता है, प्रतिजन से क्रिया करता है। तो ये भी थोड़ा ढंग से देख लेना, आ गया होगा समझ में ये तो। ठीक है ना, तो हमारा जो टॉपिक लिख लो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, इसमें नोट्स लिखेंगे हम, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी में। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, यानी इसे बोल सकते हैं, क्या बोला जा सकता है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। तो लिख लो इसे इम्यूनोग्लोबिन क्वेश्चन में क्या लिखोगे, संक्षिप्त में से क्या बोल सकते हैं, आईजी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है, जो प्लाज्मा कोशिका है उसके
गामा जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसके रूप में होता है। इसके बाद में लिखेंगे कि प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित ये क्या है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। गामा ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है। तो हम लिखेंगे यह है प्लाज्मा कोशिका द्वारा प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित क्या है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखेंगे गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया कि इसका जो निर्माण होता है मानव शरीर की हम बात करें, इसका निर्माण रक्त तथा अन्य तरल पदार्थ में होता है। यानी मुख्यतः किसमें पाया जाता है, यह मुख्यतः रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। शरीर के रक्त वाला भाग है या अन्य जो तरल पदार्थ होता है उसमें क्या पाया जाता है, ये प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो इसके बाद में लिखेंगे यह रक्त तथा शरीर के अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, रक्त या अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में कि यह जो प्रतिरक्षी है वह प्रतिजन से, जैसे हम बात करें कि यह जो प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन को पहचानने तथा प्रतिजन को निष्प्रभावित करने के लिए प्रतिजन से क्रिया करती है। तो इसके बाद में लिखेंगे कि प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा प्रतिजन को निष्प्रभावित करने के लिए प्रतिजन से क्रिया करती है। प्रतिजन से क्यों क्रिया करती है, या तो प्रतिजन को पहचानना हो या फिर हम बात करें प्रतिजन की जो है उसे क्या कर दिया जाए, निष्प्रभावित किया जाए। ठीक है ना, उस स्थिति में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में बात करेंगे कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, उससे क्या कहा जाता है, पेराटोप कहा जाता है। जो परीक्षा दृष्टि से ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाइन चेंज करके लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है, पेराटोप कहलाता है। क्या कहलाता है, पेराटोप। यानी प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पेराटोप कहलाता है। इसको भी थोड़ा याद कर लेना, एपिटोप के साथ साथ इससे क्या बोला जाता है, पेराटोप कहलाता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है, पेराटोप कहलाता है। तो इसको सही प्रकार से उतार लो। ठीक है ना, पेराटोप की परिभाषा ये है। किसके बारे में, प्रतिरक्षी के बारे में थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, स्टडी कर ली।